हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक 7 लेके आया हूँ जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे जितने भी 6 टॉपिक्स थे मैंने वो सारे अपलोड कर दिए हैं और वो सारे ही बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज मैं ये टॉपिक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये होता क्या है, नॉर्मली मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, जो वर्ड है निगोशिएबल, उसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसी चीज़, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ों को निगोशिएट करता हो, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करता हो, चीज़ों को एक्सचेंज के बदले कुछ देता हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निगोशिएट। कि किसी भी चीज़ को अगर हमें एग्रीमेंट करना है किसी पर्सन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें क्या है, उस एग्रीमेंट के बदले हमें कुछ ना कुछ उनको देना होता है। हम आपस में निगोशिएट करते हैं किसी भी एग्रीमेंट को करने से पहले। ठीक है, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो ये निगोशिएट, ये जो एग्रीमेंट डन करवाते हैं, उनको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था जो कि 1881 में आया था, लाइक, ठीक है, 1881 में आया था। एंड बेसिकली होता क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक किसी चीज़ के बदले एक रिटन में डॉक्यूमेंट्स है जो कि ये एश्योर करता है कि समथिंग, जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके पर्सपेक्टिव में एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सबूत के तौर पे काम करता है। ठीक है, सो क्या है, दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर merely by deliver in case of the various instruments, and the transferable by the endorsement in case of order instrument। कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, और ये क्या होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है एक पर्सन से अलग दूसरे पर्सन पे, तो वो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम किसी उसकी बात करें, किसी पर्सन की बात करें, तो जो इस इंस्ट्रूमेंट को वियर कर रहा है वो अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। एंड द ऑनर इज़ द बोनाफाइड होल्डर ऑफ द वैल्यू, कि जो इसका ऑनर होता है वो मेन पर्सन होता है, इस जो भी वैल्यूज होगा, जितने डॉक्यूमेंट्स हो, सपोज करो मैंने फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आपका क्या बोलते हैं, जो हम बोलते हैं नॉर्मल, जो गवर्नमेंट इशू करती है बहुत सारी चीज़ें, जिसे हम अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो सेकंड है, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को, बिल को आपस में एक्सचेंज करना, राइट। इट मस्ट बी इन रिटेन एंड ड्यूली साइंड बाई इट्स ड्रॉवर, कि ये क्या है कि रिटेन में होना चाहिए, और इस पर जो साइन किया होना चाहिए, जो भी इसका ऑनर है उसका साइन होना चाहिए इस पर। ठीक है, इट शुड बी कंटेंट एंड ऑर्डर टू पे। ठीक है, ये इसमें क्या, एक कंटेंट होना चाहिए, ये पुष्टि करने वाला होना चाहिए कि भाई इसके बदले हम पे कर सकते हैं, राइट। द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन मस्ट बी सर्टेन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है नॉर्मल जो देखा जाता है वो ट्रांजेक्शन में देखा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के। इट इज साइंड बाय अ पार्टी हु ऑन्स मनी कॉल्ड द पेयर। ठीक है, ये क्या है, इस पर साइन किया जाता है पेयर के थ्रू, एंड द गिवन टू द पार्टी इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, और उनको दिया जाता है जो अमाउंट को रिसीव करने के योग्य, राइट। एंड इसको हम बोल सकते हैं कॉल द पेई और सेलर, एंड दिस कुड बी यूज फॉर द फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पेमेंट, कि बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं, कि जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है बिल ऑफ एक्सचेंज से कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रोमिसनरी नोट क्या होता है। प्रोमिसनरी नोट हम वर्ड से ही समझ सकते हैं कि भाई एक तरीके से प्रॉमिस होता है, वादा किया जाता है, एक रिटन, नॉर्मल जो होता है हम प्रॉमिस करते हैं, ओरली हम करते हैं, बट इसकी अगर हम बात करते हैं, एक रिटन नोट होता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखे होते हैं एज अ गारंटी के तौर पर। ए प्रोमिसनरी नोट इज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट मेड इन द रिटन एंड द साइंड बाय द डिवेटर्स टू मेक द पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द ऑर्डर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि उसमें सारे जो कंडीशंस होते हैं, अनकंडीशनली कमिटमेंट जितने भी होते हैं वो सारे लिखे होते हैं, जो ये डेप्टर को बोलते हैं ना कि पेमेंट का श्योर देता है कि भाई किसी भी पर्सन को आप पेमेंट कर सकते हो, या किसी स्पेसिफिक पीरियड पे, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप पेमेंट कर सकते हो इस प्रोमिसरी नोट के थ्रू। इसमें ई आएगा, तो ये थोड़ा सा देख लें, ये मिस हो गया।
एंड इट इज़ ऑलवेज इन रिटेन, हमेशा ये रिटेन में होता है। नो वर्बल प्रोमिस इज एक्सेप्टेड, अगर आप कोई ओरली कुछ बोल रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, रिटेन में होना मस्ट है। इट इज़ ड्रॉन फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, कि ये कब बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक लाइक ड्यूरेशन में और स्पेसिफिक सम ऑफ मनी के लिए ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये क्रेडिटर है, ठीक है, ये डेबिटर है। क्रेडिटर और डेबिटर, ठीक है, एक्स गेव 1 करोड़ रुपीज टू वाई, इसने इसको पेमेंट करा, ठीक है, इसने इसको प्रॉमिस दिया, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लेनदार, इसको हम बोलते हैं देनदार। इसने सपोज करो कुछ अमाउंट ऑफ मनी इसको पे करा, ठीक है, इस अमाउंट ऑफ मनी के थ्रू इन्होंने क्या इसको पे करा, कुछ तो चाहिए ना भाई। अगर कोई पर्सन एक दूसरे पर्सन को पेमेंट कर रहा है तो उसको रिसीविंग में कुछ तो चाहिए ना, कि जो उस चीज़ का सबूत हो कि हाँ मैंने उनको पेमेंट करा है। सो ये प्रॉमिसिंग नोट जो होता है वो उसी सबूत का काम करता है, वो इसी गारंटी का काम करता है। तो इन्होंने इसके बदले इसको दिया कि भाई मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये रिटर्न में कंडीशनल लिखे हुए हैं, अनकंडीशनल चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मुझे कैसे देना है, कितना ब्याज देना, सारी चीज़ें इस पर लिखी रहती है। तो ये होता है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, जो कि बिजनेस में काम आता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। देन उसके बाद चेक, चेक सभी लोग जानते हैं हम लोग क्या होता है चेक, भाई किसी के थ्रू किसी पर्सन को पे करना है तो अपने अकाउंट से अगर हम पे करवाना चाहते हैं तो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सो चेक क्या है, चेक इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक भी क्या है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट कंटेन्स द अनकंडीशनली ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसमें लिखा होता है जितने हमें दूसरे बंदे को पे करना है उसमें अमाउंट भी लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है, right, and it contains the instructions written by giving the account holder to his bank for payment of the money from his account। ये क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस होता है बैंक वालों के लिए कि सपोज करो बैंक में किसी का अकाउंट है, उन्होंने अपने बैंक का जो चेक है वो किसी थर्ड पर्सन को दिया है, तो एक तरीके से वो परमिशन दे रहा है अपने बैंक को कि भाई मैंने इनको चेक दिया है तो आप मेरे अकाउंट से जितना पैसा चेक में लिखा हुआ उतना पैसा किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में आप डाल दो। इट ड्रॉन बाय द ड्रॉअर, जो ऑनर होता है उसके द्वारा निकाला जाता है। इट ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफिक बैंक, it is payable on the demand to a specific person, his order and to the bearer of the instrument। check should be properly dated। चेक में क्या होता है, चेक के एक लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है, राइट। सो वो उसमें क्या डेट मेंशन होना चाहिए कि कब ये चेक काटा गया है। एंड इट शुड बी साइन बाय द मेकर एंड ड्रॉवर, कि इसमें साइन होना चाहिए भाई जिसके नाम से चेक जो चेक इशू कर रहा है उसका साइन इस पर होना मस्ट है। वो सिग्नेचर मैच करने के बाद ही वो पेमेंट लाइक दूसरे को दिया जाता है। एंड देयर आर 3 पार्टीज इन द चेक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, 3 पार्टीज होते हैं नॉर्मली, आप लोग जानते हो। सपोज करो कि ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक, और ये क्या है बैंक। तो इस पर्सन का एक अकाउंट है इस बैंक में और इस पर्सन को पैसा देना है बैंक को। तो इस बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को एक चेक बुक इशू किया है, क्या किया, चेक बुक इशू। तो इस चेक बुक के थ्रू ये इसको पेमेंट कर सकता है। ये अपने चेक बुक पे जितना भी अमाउंट लिखेगा और अपने साइन करते हुए अपने बैंक को परमिशन देगा कि मैंने ये चेक इसको दिया है और इसमें जो अमाउंट लिखा गया है वो आप इनको दे सकते हो विथ माई परमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या तीन पार्टीज इंक्लूड होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की पार्टी चेक में इंक्लूड होती हैं। एंड फिफ्थ है हमारा पे एसोसिएटेड विद द चेक, क्या क्या मतलब एसोसिएट किया जाता है एंड किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं वो तब देख सकते हैं चेक से रिलेटेड। सो ऑर्डर चेक, अ चेक पेबल टू द पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर, कि एक चेक होता है ऑर्डर चेक, क्या बोलते हैं कि चेक जो पेबल किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। एंड वेयर चेक क्या होता है, चेक पेबल टू द पर्सन हु सो एवर वेयर, कि उसको देना जो इस चीज़ को बियर करता है। एंड ब्लैंक चेक क्या होता है, ब्लैंक एक्सेप्ट सिग्नेचर, ऑल अदर कॉलम्स आर ब्लैंक। ब्लैंक चेक हम बोल सकते हैं कि भाई जितना मर्जी उतना आप उसमें अमाउंट फिल कर सकते हो, उसमें सिर्फ सिग्नेचर किया जाता है। देन उसके बाद सारी चीज़ें ब्लैंक होती है, किसको इशू करना है, कितना अमाउंट इशू करना, सब ब्लैंक होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक चेक। स्टॉल चेक केस बोलते हैं विच इज़ मोर देन 3 months ओल्ड, कि जो स्टॉल चेक होते हैं वो डेट में, चेक में क्या होता है जब इशू करते हैं उसमें डेट लिखा जाता है, वो जो डेट है वो 3 months पुराना है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉल चेक। मल्टीलेटेड चेक क्या होता है, द चेक इज टर्न इनटू 2 और मोर पीसेस। जो मल्टीलेटेड चेक होता है वो फटा हुआ होता है लाइक 2 और 2 से ज़्यादा पीसेस में,
राइट। एंड पोस्ट डेटेड चेक होता है चेक विच वीयर्स अ डेट लेटर देन द डेट इशू। इसमें क्या होता है कि पोस्ट डेटेड, कि भाई जब तक का मतलब बोलते हैं ना कि डेट इशू किया गया था उससे के बाद जो चेक क्लियर किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ओपन चेक, चेक विच हैज़ नॉट क्रॉस्ड, कि चेक ओपन चेक क्या होता है जिसमें कोई क्रॉस लगा हुआ नहीं होता है, उसको बोलते हैं ओपन चेक। क्रॉस चेक क्या होता है चेक विच कैरीज टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक। दो तरीके के चेक होते हैं ना, मान के चलिए चेक है, इसमें एक होता है, आपने ध्यान से अगर कभी यूज़ करा हो देखना, यहाँ पर दो लाइन दे देते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है वो क्रॉस चेक होता है, इसको इसको क्लियर होने में 3 दिन मिनिमम लगता है, ठीक है। बट अगर आप क्रॉस चेक जो होता है, ये क्रॉस चेक हो गया। बट ओपन चेक में क्या होता है, ये ओपन चेक होता है, इसमें कोई क्रॉस नहीं होता है, आप इसको जाकर डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन चेक, राइट। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, देखो चेक नंबर वगैरह होता है, चेक नंबर जो बोलते हैं इसको, कभी अगर हम डिपॉजिट फॉर्म में चेक के थ्रू पैसा जमा करते हैं उसमें होता है चेक नंबर भी होता है, और किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि इनकेस कभी हमारा चेक मिस हो गया या फिर बैंक वालों की गलती की वजह से कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारे पास जो रिसीविंग होती है उसमें अपना चेक नंबर लिख सकते हैं। और जब हम डिपॉजिट भी जमा करते हैं डिपॉजिट स्लिप तो उसमें भी हम चेक नंबर मेंशन करते हैं। सो इसमें क्या होता है MICR कोड होता है ऑन चेक, ठीक है। उसमें इट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक इंक से चीज़ें लिखी रहती हैं जो कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। इसमें 9 डिजिट, इट इज़ अ 9 डिजिट कोड, 9 डिजिट कोड होता है। फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है सिटी और डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करता है। जैसे इनकी एक कोडिंग होती है लैंग्वेज में, बैंकिंग में इनकी एक कोडिंग होती है। तो चेक का जो फर्स्ट 3 डिजिट लिखा रहेगा वो सिटी को या डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करेगा, एंड नेक्स्ट 3 लेटर बैंक को डिनोट करेगा, एंड द लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो लोकेशन ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच नेम। जैसे IFSC कोड क्या होता है, IFSC कोड से हम ये बोल सकते हैं ना कि जो फर्स्ट का जो अल्फा वाला जो सीन होता है ABCD वाला, जैसे SBIN, तो ये क्या, ये बैंक को डिनोट कर रहा था। उसके बाद जो कोड लिखा रहता है वो ब्रांच को डिनोट करता है, लोकेशन को डिनोट करता है। सो इसी तरीके से जो चेक में लिखा 9 डिजिट कोड होते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करता है, एंड नेक्स्ट 3 डिजिट जो होता है नेम ऑफ बैंक, एंड लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो लोकेशन ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच नेम को डिनोट करता है, ठीक है। सो ये नंबर लिखे रहते हैं। उसके बाद जो क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें क्रॉस की जाती है चेक को वेरीफाई करने के लिए, वो है। सो दिस इज टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेक फेलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द रॉन्ग एंड द अनऑथराइज्ड पार्टीज। ये क्रॉस किया क्यों जाता है चेक को, हमने सपोज करो हमने एक चेक इशू करके किसी को दिया, उस पर्सन ने अपने बैंक में जाकर चेक को सबमिट किया, देन उसके बाद जो बैंक अथॉरिटी है इनके पास ये पावर होता है कि भाई वो चेक जो है उसको आप क्रॉस चेक करो कि चेक में जो नाम लिखा हुआ है, चेक में जो सिग्नेचर किया हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो वैलिडेट करना, वो क्रॉस करना किस लिए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ होती है। सपोज करो अगर किसी फ्रॉड को रोकने के लिए किया जाता है, किसी गलत पर्सन को या किसी अनऑथराइज्ड पार्टीज को पेमेंट ना हो जाए उसके लिए वो किया जाता है, हेंस क्रॉस इज रिक्वायर्ड। ये सेफ्टी के पर्पज से जो बोलते हैं ना, क्रॉस चेक करना बहुत ही लाइक मैंडेटरी है और करना भी चाहिए। इफ़ अ चेक इज cross direction is to bank not to pay across the counter in cash but should be paid to the account holder only। कि अगर एक बार इफ चेक जो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस डायरेक्शन हो जाता है टू अ बैंक, तो उसमें क्या होता है, नॉट टू पे, कस्टमर को क्या होता है कैश में पे नहीं कर सकते, उनको क्या अकाउंट में ही जाता है। उसमें आपको चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ये सबमिट करके चेक को डिपॉजिट करो। अगर वो चेक क्रॉस हो गया तो आपके जो चेक के पीछे आपने जो अकाउंट नंबर डाला है उस अकाउंट नंबर में वो चेक जो है क्लियर होकर अमाउंट क्रेडिट किया कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो चेक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल हर कोई चेक तो इशू या फिर रिसीव करता ही है। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है या फिर जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं, अगर वो सब आपको पसंद आती है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना
ना भूलें। चैनल का नाम है बैंकिंग बाय शुभम केसरी, मैं लिख देता हूँ बैंकिंग बाय शुभम केसरी। सो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आती है तो। एंड मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक क्या होता है, कितने तरीके से चेक को क्रॉस किया जाता है वो आप देख सकते हो। फर्स्ट होता है जनरल क्रॉसिंग, चेक बेयरर अक्रॉस इट फेस एंड एडिशनल ऑफ टू पैरेलल ट्रांसमिट लाइंस। सबसे पहले तो दो एक जो चेक होता है नॉर्मल जनरल वाला, ये चेक करते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, चेक बेयर्स क्रॉस इट्स फेस एंड एडिशन ऑफ द बैंकर्स नेम, कि भाई जो बैंकर्स का नाम है जिसको इशू किया गया वो सही है या नहीं, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है, इट डायरेक्ट्स द करेक्टिव bankers that he needs to credit the amount of check only, कि ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होता है कि ये डायरेक्ट करता है जो कलेक्टिव बैंक है जिसके पास हमने चेक जमा किया है कि उनको क्या जितना अमाउंट लिखा हुआ चेक पे उतना ही क्रेडिट किया गया है टू द अकाउंट ऑफ द पे, जो उसके अकाउंट से क्रेडिट करके जिसको देना उसको आप उतना ही अमाउंट पे करें जितना चेक में लिखा हुआ है। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है, इट इज़ व्हेन द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल आर रिटन बिटवीन द टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है, ये तब होता है जब व्हेन द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल आर रिटन बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसमिट लाइन, कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं चेक के कोने पे, ठीक है, उसमें अगर ये लिखा हुआ है नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग, तो ये चीज़ें क्या होती है तब ना जाता है जब उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग हो, ठीक है। देन उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक, दोनों में अंतर क्या है बेसिकली वो देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट हम देखा होगा जब कभी भी आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन करवाया होगा या कभी किसी चीज़ गवर्नमेंट चीज़ों को अगर आपको पे करना होगा तो वो चेक नहीं लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको कुछ पे करना हो, एंड सपोज करो यूनिवर्सिटी में अगर आप नाम लिखवा रहे हो या फिर किसी भी चीज़ कॉलेज में, तो वो चेक रिसीव नहीं करते हैं, वो आपसे डिमांड ड्राफ्ट DD एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो दोनों में अंतर क्या है वो देख सकते हैं आप। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बैंक ऑन अनदर बैंक बाय इटसेल्फ टू इट्स अदर ब्रांच टू पे द थर्ड पार्टी। वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही काम करता है। डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली होता क्या है कि उसमें हम बैंक में जाके एक लाइक डिमांड DD का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम जो DD बनवा रहे हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनवा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है, बाकायदा फॉर्म फिल करके अमाउंट डाल के वो दे देते हैं। वो जो हम बैंक को जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट जो है कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बदले में हमें एक रिसीविंग मिलती है DD, जो डिमांड ड्राफ्ट, जो कि इसका सबूत होता है कि हमने ये जो पेमेंट है XYZ जितने भी पेमेंट है वो हमने इस कॉलेज के जो भी नाम है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंड में हमने जमा कर दिया है, ठीक है। इट इज़ नॉट मेंशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि इट इज़ ये डिमांड ड्राफ्ट है जो है वो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लाइक मेंशन नहीं किया गया। ड्यू टू इट्स नेचर इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया गया है। इस नेचर की वजह से जो DD हैं चेक है इनमें क्या डिमांड किया जाता है, कितना अमाउंट देना है कितना अमाउंट लेना है, उस तरीके से डिमांड ड्राफ्ट के कारण इसको बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा गया है, राइट। डिमांड ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द चेक आर कॉमनली यूज्ड बाय द कस्टमर्स ऑफ बैंक, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है, राइट। देन उसके बाद आप देख सकते हो दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, चेक में और डिमांड ड्राफ्ट में। ये चीज़ देखो थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल पता होना चाहिए किस तरीके से चेक काम करता है, किस तरीके से DD काम करती है, क्योंकि ये हर किसी के रियल लाइफ में या स्टूडेंट्स हो या फिर जॉब प्रोफाइल पे आप किसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो क्या होता है, ड्रॉवर इज इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर। चेक होता है कि जो ड्रॉवर होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर होता है, राइट। इसमें क्या होता है, ड्रॉवर इज नॉर्मली ए शेड्यूल बैंक। इसमें एक बैंक इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है अकाउंट होल्डर होता है, एक पर्सन होता है इसमें ड्रॉवर। बट अगर हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो इसमें जो ड्रॉवर होता है वो एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होता है। इसमें क्या, नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट,
इसमें कोई सर्टिनिटी ऑफ पेमेंट नहीं होता, इसमें पेमेंट सर्टेन होता है। जिस लाइक जो DD आप बनवा रहे हो इसका जो भी अमाउंट आप डालो उस उतना ही जाएगा, कोई भी मतलब उसमें फ्लक्चुएशन या कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ड्रॉवर कैन स्टॉप इट बाय यूजिंग ऑर्डर। इन केस चेक की बात करें, चेक हमने किसी को काट के दे दिया, इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम अपने बैंक को कॉल करके, बैंक को कॉन्टैक्ट करके हम उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। बट DD की बात करें तो उसको कोई स्टॉप नहीं करवा सकता। एक बार अगर DD बन गया तो वो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर उसका प्रोसीजर अलग होता है रिफंड लेने का, या फिर कोई उसमें बहुत ही लंबा टाइम जाता है, राइट। फिर इसमें कहता है डिफाइंड क्या है NI निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 1881 में ये डिफाइन किया गया है। बट DD की बात करें तो वो जो है इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन नहीं किया गया, ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है, राइट। सो ये नॉर्मल चेक और डिमांड ड्राफ्ट में अंतर था। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कितने तरह के लोन्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। सो अब बहुत सारे लोन में अंतर क्या होता है तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे। सो ये वीडियो जो है मैं यहीं तक रखता हूँ, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, या फिर जो भी मैं ये शुरुआत अपने चैनल पे कर रहा हूँ, जो भी सीरीज़ में चला रहा हूँ क्लास 1 से लेके आज क्लास 7 तक, अगर आप लोगों को पसंद आती है या फिर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को लाइक सपोर्ट करो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर भी कर दें, ताकि जो भी लोग लाइक क्यूरियस होंगे जानने के लिए वो भी इन चीज़ों की नॉलेज ले सकें। ये नॉर्मल जनरल नॉलेज है, हर किसी को पता होना चाहिए, तो आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हो। ये एक फ्रूटफुल लाइक वर्दीफुल वीडियो ही है, कोई आपको कुछ ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, राइट। सो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।